मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही सक्रिय होंगे, एक्टिव होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मैंने कहा है कि प्रत्येक दिन आप सभी के लिए मैं 20 क्वेश्चन का सिलेक्शन लाऊंगा। 20 क्वेश्चन को मैं आप सभी के बीच बहुत ही आराम से अपना जितना भी मेरी जितनी भी क्षमता है उस सारी क्षमताओं का यूज़ करके मैं आप सभी को समझाने की बेस्ट कोशिश करूंगा। उम्मीद करते हैं आप भी मेरे साथ टिल लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। एक चीज़ फिर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बच्चों, जब कभी भी मेरे इस वीडियो को देखिए तो सबसे पहले आप प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करें। इससे फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। हर क्वेश्चन को पहले आप खुद से अटैम्प्ट लीजिए और जब आपसे ना बने तब आप क्या करिए, वीडियो को देखिए तो फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक ग्राफ का क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, है ना, और इसको पढ़िए, समझिए। और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं। एग्ज़ाम ने ये क्वेश्चन पूछा, रिसेंटली एसएससी का क्वेश्चन है बच्चों। आइए देखते हैं क्या कहता है। एक ग्राफ दिया है, कहता है नीचे दिए गए रेखा आलेख में दो कंपनियों जे और के की 5 वर्षों की बिक्री को दर्शाया गया है। P1 और P2 के बारे में इंफॉर्मेशन दिया और लास्ट में देखिए P2 माइनस P1 का वैल्यू पूछ रहा है। P2 माइनस P1 का वैल्यू, P2 क्या है, P1 क्या है, इस दोनों के बारे में पहले जानिए। क्योंकि P1 और P2 का वैल्यू मिल जाएगा तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, आंसर आसानी से हम लोग बता सकते हैं। राइट बच्चों, चलिए तो देखो क्या कर रहा है। P1 कहा वर्ष D और E में J की औसत बिक्री। D और E में J क्या है, स्क्वायर वाला जो सर्कल है, एक स्क्वायर टाइप में है और एक गोल में सर्कल में। स्क्वायर J को डिफाइन कर रहा है और सर्कल K को डिफाइन कर रहा है। तो कहता है P1 क्या है, वर्ष D और E में J की औसत बिक्री। D और E में J का, D और E यानी स्क्वायर वाला देखिए तो D का ये डाटा है और E का हमारा ये डाटा है, इस दोनों का औसत पूछ रहा है। तो 600 प्लस 400 दैट इज 1000। 1000 में 2 से भाग लगाइए, औसत कितना मिल गया, 500। औसत कितना मिला बच्चों, 500। फिर अगला डाटा कहता है वर्ष G और H में K की औसत बिक्री, है ना। दो कंपनी है, एक कंपनी J और एक कंपनी K है। कहता है वर्ष G और H में, वर्ष G और H में K की औसत बिक्री। K मतलब गोल वाला, तो G में गोल वाला देखिए 400 दिख रहा है और H में गोल वाला हमें कितना दिख रहा है, 300 दिख रहा है। तो इस दोनों का औसत कितना होगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए। 4 3 700, 700 बटे 2 यानी 350। कितना मिल गया बच्चों, 350। तो P1 कहा ये और ये दोनों का क्या पूछ रहा है, औसत बिक्री के बीच का अंतर। इस दोनों के बीच का अंतर कितना बच्चों, तो आपको हो गया 150। अंतर कितना मिल गया, 150। यानी P1 का वैल्यू हमने पता कर लिया। P2 के बारे में क्या कर रहा है, P2 क्या है, तो सभी वर्षों में K की औसत बिक्री का मूल्य, सभी वर्षों में K की औसत बिक्री का मूल्य, K का यानी गोल वाला आपको देखना है और सारे वर्षों में उसका औसत बताइए। तो गोल वाला विजिट करिए बच्चों, सारे वर्ष में देखा जाए तो क्या क्या मिल रहा है हमें, 1200 मिल रहा है। यानी ऊपर वाला ये गोल गोल वाला जो दिख रहा है ना, वो आपका किसका है बच्चों, वो आपका K का है। तो आइए जोड़ते हैं पहले सभी को। 12 9 2100, 2100 और बच्चों ये कितना, 21 4 25 और 25 3 28, 28 और ये कितना 3800। यानी टोटल कितना मिल गया हमें, 3800। और कितना वर्ष है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 7 35, 3 5 6 30, 708। तो 708 यानी P2 का वैल्यू हमें क्या मिल गया बच्चों, P2 का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 760। और हमारा P1 कितना था, 150। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, जरा घटा दीजिए। 0 6 में से 5 गया 1, 7 में से गया 6। योर आंसर इज ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आप इस ग्राफ के सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से समझ पाए हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कहा जाना बच्चों, यदि आप सचमुच कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं इस क्वेश्चन को सदा के लिए याद रखिए। एक बार नहीं और आज से नहीं, मतलब कहते हैं ना सदियों से पूछता आ रहा है और शायद पूछता ही रहेगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का, तो बच्चों इसको याद रखना है ना। क्या कह रहा है और समझिएगा भी, मैं समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। विरामों सहित एक ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और विरामों के बिना
यानी जब विराम नहीं लेती है, नॉन स्टॉप चलती है ट्रेन, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है? जरा देखो, जब वो स्टॉप नहीं करती है, जब वो रुकती नहीं है तो उसका स्पीड 90 है, और जब रुक रुक के चलती है तो उसका स्पीड कितना हो जाता है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब आप बताओ 1 घंटे में ट्रेन कितना किलोमीटर रुकी? तो आप कहोगे 15 किलोमीटर रुकी। यहां से तो स्पष्ट हो रहा है कि जब नहीं रुकती है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 90 जा सकती है, और जब रुक रुक के चलती है तो स्पीड हो जाता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 घंटे में मात्र वो 75 चलती है, तो 1 घंटे में कितना कम चली? तो 1 घंटा में वो 15 किलोमीटर कम चली, दोनों का डिफरेंस। अब आपको इसी को दूसरी भाषा में पूछा कि बताओ 1 घंटे में कितना मिनट रुकी? तो आप बताओ, ये 15 किलोमीटर चलने में जितना उसको समय लगता, उतना ही समय वो आराम कर लिया होगा। दूरी 15 चला, इस दूरी 15 चलने में कुछ वक्त तो लेता वो, तो जितना वक्त लेता उतना ही क्या किया? आराम कर लिया। तो आप बताओ 15 किलोमीटर दूरी को वो अपनी वास्तविक चाल से, किस चाल से? वास्तविक चाल से चलने में कितना वक्त लेता? तो आप कहेंगे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी 15 छक्की 90, 1/6 घंटा। और 1/6 घंटे को मिनट में बदलेंगे, 60 से गुना कर दोगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 10 मिनट। यानी 1 घंटे में वो कितना मिनट रुकती है? तो 1 घंटे में वो 10 मिनट रुकती है। पहले किलोमीटर में पता किए, 1 घंटा में 15 किलोमीटर कम चली, तो 15 किलोमीटर कम चली मतलब 15 किलोमीटर चलने में जो समय लगता उतना ही देर वो ट्रेन रुकी रही होगी, आराम कर रही होगी, है ना? तो बस उसको घंटा में तब्दील किए, रियल स्पीड से भाग लगाना। एकदम याद रखना बच्चों इस प्रोसेस को, सीधा दोनों चाल का डिफरेंस निकालना है और उसको ओरिजिनल चाल से, यानी बिना रुके वाला चाल से भाग लगाइए, आंसर आपके हाथ में। एकदम याद रखिए। समझ गए तो बहुत अच्छी बात, ना समझे तो कुछ देर के लिए रट भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन एडवांस का। कहता है निम्नलिखित में से थीटा का मान क्या है जब cos स्क्वायर थीटा -2 प्लस cos थीटा बराबर 0 है? मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो, थोड़ा सा ब्रेन लगाओ तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ -2 है और यहाँ भी कुछ लिखा है और सब मिलके क्या है? 0 है। तो आपके दिमाग में हिट होना चाहिए कि भाई ये -2 है, इसका मतलब ये दोनों मिलके 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 और -2 मिलेगा तभी 0 होगा। इसका मतलब यदि वहाँ -2 है, इसका मतलब ये और ये मिलके क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 2 कैसे होगा भाई? तो आप जानते हैं cos का कौन सा डिग्री का मान 1 होता है? तो आपको याद होना चाहिए cos 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। यानी यदि थीटा 0 होगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 1 2 2 -2। यानी यहाँ से तुरंत समझ में आ गया कि ऑप्शन कौन सा जाना चाहिए? डी जाना चाहिए। बहुत क्वेश्चन को तो आप ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं, है ना? तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन फिर आपका डाटा से। नीचे दी गई तालिका में 5 कंपनियों की बचत और व्यय को दर्शाया गया है। 5 कंपनियां हैं, 5 कंपनी का बचत और 5 कंपनी का व्यय दर्शाया गया है। और यहाँ एक डिफिनेशन भी दे दिया है, आय बराबर व्यय प्लस बचत। आप नहीं भी जानते, मतलब नहीं भी देता, तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि आप जो भी खर्च करते हैं और जो कुछ भी बचाते हैं, दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका इनकम बता देगा। लेकिन फिर भी आपकी सहायता के लिए, आपको मदद करने के लिए वो ऑलरेडी डिफिनेशन आय का लिख दिया है। यानी बचत और व्यय जब दोनों जुटेगा तो क्या आ जाएगा? उस कंपनी का इनकम पता चल जाएगा, है ना? सभी 5 कंपनियों की औसत आय पूछा है, औसत आय पूछा है। तो चलिए पहली कंपनी का आय पता करेंगे। तो 150 प्लस 50 बराबर बच्चों कितना? 200। 400 प्लस 200 बराबर कितना? 600। 300 प्लस 150 बराबर कितना? 450। 150 प्लस 100 बराबर कितना? 250। और 200 प्लस 500 बराबर कितना? 700। चलिए जोड़ते हैं। 6 2 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 और 1 मिलके कितना? 2200। यानी सभी का टोटल इनकम पता चल गया कितना? 2200। और टोटल 5 कंपनियां हैं, 5 से भाग लगा दीजिए, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20, यानी 440 औसत आय निकल गया, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों और इसको समझते हैं क्या कह रहा है। ए और बी की आयु का वर्तमान अनुपात 4:5 है।
18 वर्ष पहले यह अनुपात इतना था, उनकी वर्तमान आयु का कुल योग कितना होगा। आइए सबसे पहले 18 वर्ष पूर्व की बात किया जाए। 18 वर्ष बच्चों पूर्व की यदि बात किया जाए तो ए और बी का अनुपात देखिए कितना था, तो 11:16 था। और जब उस दोनों का वर्तमान अनुपात की बात की गई तो वर्तमान अनुपात कितना बता रहा है, 4:5। उनकी वर्तमान आयु का कुल योग पूछ रहा है ना। आप बताओ बच्चों, 18 वर्ष पूर्व से वर्तमान जब आएंगे तो दोनों में 18-18 जुटेगा, चाहे दोनों का उम्र कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन 18 वर्ष पूर्व से जब वर्तमान आएंगे तो दोनों में 18-18 वृद्धि हुआ होगा। तो जब दोनों में 18-18 वृद्धि हुआ होगा तो दोनों के रेशियो में भी समान वृद्धि होना चाहिए, लेकिन वृद्धि तो समान नहीं दिख रहा है। इसको बैलेंस करते हैं, इसका डिफरेंस 1। जब ऐसा ना हो तो क्या करना चाहिए, इसके अंतर को यहाँ गुणा और इसके अंतर को यहाँ गुणा। इसका अंतर 1 है, यहाँ गुना करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसका अंतर आपको 5 दिख रहा है, 5 से गुना करते हैं, 5 चौके 20, 25। अब देखो तुम कितने का वृद्धि, 9 का। कितने का वृद्धि, 9 का। वर्ष में दोनों में 18 का वृद्धि, जबकि रेशियो में दोनों में 9 का वृद्धि। तुरंत तुलना करेंगे, रेशियो में 9 और वर्ष में रेशियो में 9 और वर्ष में कितना, 18। वर्ष में कितना बच्चों, 18। यानी यहाँ से रेशियो 1 का मान क्या मिल गया, 2 मिल गया। आपसे पूछा था उनकी वर्तमान आयु का कुल योग बताइए, ये है वर्तमान रेशियो, तो दोनों मिल के टोटल 45 हो रहा है। तो 45 का वैल्यू 45 दूनी 90, यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 90 वर्ष। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे, एज का सवाल है बच्चों और सारा लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में दोगुनी, तो कहा कितने वर्षों में 8 गुनी। बच्चों जितना गुना हो रहा है उतना ही गुना इधर करते जाना। दोगुना हुआ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जैसे तिगुना होता तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। 4 गुना होता 4 चौके 16, 16 चौके 64, ऐसे गुना करते जाते, राइट। तो दोगुना हुआ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 गुना होने में पूछा था कितना समय, यहीं पे स्टॉप करेंगे। इधर आप गुना करते गए, इधर वर्ष को जोड़िएगा। 3 वर्ष में हुआ तो 3 ही जोड़ना है। 4 वर्ष में होता तो 4 जोड़ते, 5 वर्ष होता तो 5 जोड़ते। 3 3 6, 6 3 9, यानी 8 गुना होने में कितना वर्ष लग जाएगा, 9 वर्ष लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप ये भी समझ, बड़ा फेमस ये सब क्वेश्चन है बच्चों। इसलिए देखो कहता भी है कि यदि आपको किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करना है बच्चों तो किसी और एग्ज़ाम के क्वेश्चन को मत बनाइए। आप जिसकी परीक्षा पास करना चाहते हैं उसी के क्वेश्चन को एक बार नहीं बार बार बनाइए, तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन पे बहुत ज़बरदस्त पकड़ बनेंगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कलम और एक पेंसिल की कीमत 35 रुपये है। कलम 20% लाभ पर और पेंसिल 10% हानि पर बेची जाती है। यदि इस पूरे लेन देन में 4 रुपये का लाभ हो तो कलम का लागत कितना है। यही क्वेश्चन है बच्चों, है ना। इसको क्या लगता है एलिगेशन से बना देने में फ़ायदे में रहेंगे हम लोग, बनाते हैं। पहला कलम 20% क्या हुआ बच्चों, लाभ पर, राइट, और पेंसिल 10% हानि पर, है ना। इधर समझ लेना ये क्या है, हमारा कलम, चूँकि अंग्रेजी में दोनों पी से ही स्टार्ट होगा। ये कलम और ये क्या है बच्चों, पेंसिल समझ लो। ये क्या है हमारा पेंसिल, ये 10% हानि पर। और पूरे लेन देन में क्या हुआ, उसको 4 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन यहाँ प्रतिशत, तो यहाँ भी प्रतिशत चाहिए। जरा 4 को हम प्रतिशत में बदले, टोटल कितना का था, दोनों मिलकर टोटल रुपया 35। तो 35 से तुलना करके आपको देखना होगा कि 4 कितने % के बराबर है। 5 सत्ते 35, ये 20, 20 चौके 80/7। पता चला 80/7%। यहाँ से एलिगेशन लगेगा। अब यहाँ पे जब एलिगेशन लगाएंगे तो 20 सत्ते 140। ध्यान रखना प्लस और प्लस हो, यहाँ भी लाभ हो रहा है। ये क्या है बच्चों, लाभ हो रहा है। तो प्लस और प्लस घटेगा, माइनस और माइनस भी रहेगा तो घटेगा, लेकिन जब प्लस और माइनस होगा तो जुटेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे क्रॉस घटता है एलिगेशन मेथड में, राइट। तो बच्चों ये कितना हो रहा है, 20 सत्ते 140, 140 और 80 का अंतर कितना हमें दिख रहा है यहाँ, 60/7। और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस दोनों क्या होगा, जुटेगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 सत्ते 70 और 80 कितना बच्चों, 150। 150 बटे कितना आ रहा है हमारा, 7 आ रहा है। सही है ना बच्चों, ये प्लस प्लस था, ये माइनस प्लस है, जुटेगा। यानी 70 और 80 मिलकर 150/7। 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया। 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, यानी हमें रेशियो मिल गया
पेन और पेंसिल का 5:2 और 5:2 में 35 को बांट दीजिए। आपसे किसका पूछा था? कलम का लागत पूछा था। तो 35 को 5:2 में यानी रेशियो 5 का वैल्यू बताएंगे 5/7, 7 × 5 = 35, 5 × 25 यानी आंसर कौन सा होना चाहिए? 25। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, नो डाउट, प्रॉफिट एंड लॉस का, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ पाए होंगे। दूसरा एक विधि ये भी हो सकता है कि यदि आप x मान के सवाल को बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? यदि x मान के बनाओगे तो मैं देखता हूँ। सपोज करता हूँ कि कलम की कीमत कितना है? x, राइट। और कलम को उसने क्या किया था? 20% लाभ पर बेचा था। तो 20% लाभ का मतलब 1/5 यानी इतना रुपया लाभ लेके बेच दिया। अब इतना रुपया लाभ हुआ लेकिन दूसरी वस्तु पर उसे 10% हानि हुआ, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य होना चाहिए 35 - x, यानी पेंसिल का ये क्रय मूल्य होना चाहिए। और इसको वो कितने पर बेच दिया? तो उसको 10% हानि, 10% हानि मतलब 1/10, 1/10 इतना हानि पर बेच दिया, राइट बच्चों। और इतना लाभ हुआ, इतना हानि हो गया, तो रियल में लाभ उसे इतना ही हुआ। लाभ में से हानि को घटा दिया जाए और इस तरह से देखा जाए तो उसे कितने रुपये का लाभ हुआ? तो उसे 4 रुपये का लाभ। कितने रुपये का लाभ हुआ? 4 रुपये का। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो बच्चों, ये x/5 और ये माइनस गुना करेंगे तो ये x/10 आ रहा है, राइट। 10 एलसीएम लिया जाए तो 5 दूनी ये 2x हो जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस ही हो रहा है ना बच्चों, प्लस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा आपका x, राइट। और इधर यदि बात करें तो 4 माइनस ये -35/10 उधर जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? +35/10, +35/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 40 और 35 75/10, 75/10, 10 से 10 कट गया बच्चों। 3x बराबर हमें मिल गया 75, तो x का मान कितना हो गया? 25, यानी यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं यदि आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है तो, राइट बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बच्चों? यदि एक संख्या को 22 से गुणा किया जाए और यही संख्या इसमें जोड़ी जाए तो हमें वह संख्या प्राप्त होती है जो संख्या के वर्ग की आधी होती है। वह संख्या क्या है? देखो, एक संख्या है, एक संख्या को 22 से गुणा किया जाए, गुणा कर दिया, गुणा किया जाए और यही संख्या इसमें जोड़ी जाए, यही संख्या मतलब x जोड़ी जाए तो हमें वह संख्या प्राप्त होती है जो संख्या के वर्ग की आधी होती है। उस संख्या के वर्ग की क्या होती है? आधी होती है। 22 और x मिलके बच्चों 23x, 23x बराबर x² 2, क्रॉस गुना करेंगे ये x कट ही जाएगा। x का वैल्यू कितना? 23 दूनी 46, यानी आंसर होना चाहिए 46। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग 13 है। यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाता है और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो यह 4/5 हो जाती है। भिन्न क्या है? बच्चों इस सवाल को हमें लगता है कि ऑप्शन से बनाना चाहिए। और ऑप्शन से कैसे बनाते हैं? तो सारा डाटा जो ऑप्शन पूरी तरह से संतुष्ट कर गया वही आंसर हो जाना चाहिए। इसलिए कहा अंश और हर का योग 13 होना चाहिए। 7 6 13, 7 6 13, 8 7 15 नहीं हो सकता, 8 7 15। बी और डी तो ऐसे ही छट गया बच्चों, है ना, क्योंकि अंश और हर का योग कह रहा है क्वेश्चन में कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए, जो कि नहीं है। ए और बी में मिला हमें। अब अगला देखते हैं। कहता है यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाता है और हर में 3 जोड़ दिया जाता है। चलिए देखते हैं ये उत्तर सही है कि नहीं। ए को चेक करते हैं। कहा अंश में 2 जोड़ दिया जाए, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। और कहा हर में 3 जोड़ दिया जाए, 6 3 9। तो ऐसा होने से कहा 4/5 हो जाता है। ये तो भाई 1 हो गया। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, कन्फर्म है कि आंसर होना चाहिए। अब इसको आप चेक क्यों करेंगे? ये दोनों बड़ा आसानी से कट गया। एक को चेक किए, मिल गया तो सही, नहीं मिला तो दूसरा उत्तर। ऐसा ही तो बना सकते हैं आप। आपको चेक करना तो आप चेक करके भी देख लो। अंश में 2 जोड़ा जाए, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, और हर में 3 जोड़ा जाता है, 7 3 10। और ऐसा करने से देख लीजिए क्या 4/5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप इसे समझ गए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक गांव की जनसंख्या 6500 है। इसमें पहले वर्ष में 10% वृद्धि कर दी जाती है एवं दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि की जाती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? आइए, गांव की जनसंख्या 6500 है। पहला वर्ष इसमें 10% की वृद्धि हुई, दैट इज 11/10, होल वैल्यू का सीधा गुना। और फिर 20% 1/5 यानी कितना? 6/5, राइट।
तो कहता है 2 वर्ष बाद क्या होगा, तो 2 वर्ष बाद यही जनसंख्या होगी। इसको सॉल्व कर लिया जाए बच्चों, 0 से 0 काटिए, 5 से काटेंगे कितने बार में, 13 5 65 है ना। आई थिंक क्या होना चाहिए बच्चों, 11 6 के 66 गुना 13 कर लो, 66 गुना 13 करते हैं, 3 के 78, 3 के 78, 78 और 7 85, 8580 है क्या, 8580। द आंसर इज बी फॉर बिहार। राइट बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे सवाल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आपके इस सेट में कुछ बच्चे क्वेश्चन रीजनिंग के भी हैं, और रीजनिंग के क्वेश्चन को थोड़ा देखा जाए और बनाया जाए, नो डाउट। यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, m है और m से क्या हो गया, z हो गया। क्या परिवर्तन हुआ, तो आप कहोगे m का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 13 होता है, और g का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। यानी यहाँ देखा गया तो 3 घट गया। राइट, फिर a से x हो गया, आपको नहीं समझ में आ रहा है। चलिए d का वैल्यू कितना होता है 4, a का वैल्यू कितना होता है 1, फिर यहाँ से तो 3 माइनस हो, और आप यकीन मानिए a का वैल्यू 1 होता है और x का वैल्यू कितना होता है 24 होता है। रियल में वहाँ भी 3 घटा। 1 में जब आप 3 घटाओगे बच्चों, 1 में जब 3 घटाओगे तो -2 आएगा, और -2 जब भी आ जाए, जब निगेटिव में आ जाए उसमें 26 जोड़ दीजिए, हो गया 24। यानी क्योंकि ये राउंड मारता है, a से z, फिर z से a से z से a, ये सर्कल चलता रहता है। तो -2 का मतलब बच्चों 26 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 24, 24 का मतलब x होता है। राइट, यानी यहाँ भी हमने देख लिया 3 घटा, और रूल पकड़ लिए कि सभी में 3 का अंतर हो रहा है, तो यहाँ भी 3 समय माइनस कर दीजिए। r का वैल्यू 18, 18 में 3 घटाएंगे हो जाएगा 15, 15 मतलब o, मतलब ना तो ये हो सकता है, बचा a और d। अगला देखते हैं, u का वैल्यू होता है बच्चों 21, 21 में 3 घटाएंगे हो जाएगा 18, 18 का मतलब r होता है, यानी o के बाद r किस में दिख रहा है, d में दिख रहा है। आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए बच्चों, रीजनिंग का ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। देखो, नंबर को पकड़ो कि ये नंबर किस पैटर्न पर आगे बढ़ता जा रहा है। यदि पैटर्न पकड़ में आ गया तो देन यू आर माइंड ब्लोइंग। पकड़ नहीं पाए तो फिर कोई बात नहीं, डोंट वरी। चलो देखो, 9 से 28 हुआ, 28 से 86 हुआ, 86 से इतना हो गया। आपको लग रहा नहीं कि ये बहुत बढ़ता जा रहा है, अचानक बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गुना हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ गुना हो रहा है। आप देखो तो 9 से 28 होना लगभग कितना गुना हो रहा है, तो आपको हो गया लगभग 3 गुना हो रहा है। और 3 गुना ही नहीं, 3 गुना के बाद एक और जुट रहा है, कितना हो रहा है, 9 में 3 गुना हुआ और एक जोड़ा तो हो गया 28। अब 28 में फिर तिगुना जोड़िए तो 28 तिया हो जाएगा 84, और 84 से ज़्यादा है, इसका मतलब 2 जोड़ा हो गया 86। यहाँ से पैटर्न पकड़ में आ चुका है, गुना 3 + 1, गुना 3 + 2, गुना 3 + 3, गुना 3 + 4, गुना 3 + 5, गुना 3 + 6। अभी तक पकड़ नहीं पाया है क्या, तो गुना 3 + 1, गुना 3 + 2, गुना 3 + 3, गुना 3 + 4, गुना 3 + 5। गुना 3 करोगे 3 × 7 = 21, 1 में 5 जुटेगा हो जाएगा 6 इकाई, अंक से ही पकड़ लो, ज़्यादा गुना करने की जरूरत नहीं। अब क्या चाहते हो कि इसमें गुना करोगे, तो गुना करो, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 2 = 26, बाकी 2, 3 × 7 = 21, 2 = 23, और इसमें 5 जोड़ेंगे 23, तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। वही उत्तर है, इतना गुना करने की जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट पे हमेशा फोकस किया करो, कई सवाल का आंसर बड़ा फास्ट आ जाएगा। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखो, पहले अपने से बनाओ, ना बने तब सॉल्यूशन देख लेना। देखो क्या है, 3 6 9, यानी प्रीवियस 2 को जोड़ा है और अगला लिखता गया। 3 6 9, 6 9 15, 15 9 24, 15 9 अरे 15 9 24, तो 24 15 39, तो 39 24 कितना हो जाएगा 63। कहाँ है 63, आंसर डी। राइट बच्चों, वेरी सिंपल था। अगला जो ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, इसे देखिए क्या कर रहा है। कहता है किसी निश्चित कोड भाषा में पैट जू सीम से आशय है इट गुड मैंगोज, एंड पुश सीम टीम से आशय है मैंगोज एंड स्वीट्स, तथा टीम जू किट से आशय है परचेज गुड स्वीट्स। उस भाषा में किस शब्द का अर्थ है गुड। राइट, यानी गुड का आपको मीनिंग ढूंढना है कि गुड के लिए कौन सा वर्ड का यूज किया गया। पहले देखो तो है कहाँ कहाँ गुड। पहला गुड हमें यहाँ मिला, दूसरा गुड हमें यहाँ मिला, और देखिए जहाँ मिला
किस में मिला? इट गुड मैंगोज में। और कहाँ मिला? तो परचेज गुड स्वीट्स में। 3 वर्ड इधर, 3 वर्ड उससे पहले, यानी 3 वर्ड, एक एक वर्ड का एक एक वर्ड कोडिंग किया गया है। आप देखो तो परचेज गुड स्वीट्स और यहाँ ईट गुड्स मैंगोज, इस दोनों में मात्र एक ही वर्ड कॉमन है, और वो कॉमन कौन सा है? गुड है। कौन सा कॉमन है? गुड है। इसका मतलब उसका जो कोडिंग भी किया गया होगा तो दोनों में एक ही कोडिंग हो रहा है, एक ही वर्ड दोनों में सेम मिलना चाहिए। दोनों में एक वर्ड क्या होना चाहिए? सेम मिलना चाहिए। क्योंकि जब गुड और गुड यहाँ भी सेम मिल रहा है, तीनों में से एक कॉमन हो रहा है, इसका मतलब उसका जो कोडिंग होगा वो भी तो एक कॉमन होना चाहिए। जरा देख लो तो पैट जू सीम है और यहाँ क्या है? टीम जू किट। तो आप बताओ क्या ये जू और जू दोनों में सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ से स्पष्ट हो गया कि गुड का कोडिंग क्या किया गया होगा? जू किया गया। राइट बच्चों, द आंसर इज जू। सही है? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सीमा सीता से छोटी है। सीमा जो है वो क्या है? सीता से छोटी, यानी सीता उससे लंबी। फिर क्या कहता है? रंजना सीता से लंबी है। रंजना सीता से भी क्या है? लंबी है। ओके, और राधा सबसे लंबी है, यानी राधा इसके ऊपर आ गई, राधा इससे ऊपर। तो कहता है बताओ दाएं से दूसरी कौन होगी यदि उन्हें आरोही क्रम में सजाया जाए? आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो जब आप इस तरह से सब सजाओगे, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये लास्ट में सबसे बड़ा, तो दाहिना से कह रहा है दूसरा कौन होगा? तो ये पहला बनेगा दाहिना सबसे बड़ा, और ये होगा दूसरा, यानी आंसर कौन सा बच्चों? डी आंसर होना चाहिए। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लोन शब्द लिखने के लिए इनमें से वर्णमाला की किस स्थान मान श्रृंखला का प्रयोग करना सही होगा? आपको प्लेस वैल्यू पूरे ही 2600 लीटर का मुंह पर याद होना चाहिए, है ना। एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, 12 के बाद 15 मिल गया, और यही ऑप्शन होना चाहिए, दूसरा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। राइट, क्योंकि उसके बाद सब ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुइयां इतना पीएम दर्शाती है, एक समतल दर्पण में इसके प्रतिबिंब में क्या समय होगा? बच्चों, जब कभी भी दीवार घड़ी का समय दिया हुआ रहे और उसके बाद आपसे प्रतिबिंब में पूछे, मिरर में पूछे कि बताओ उसका क्या टाइम हो रहा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा 12 में से उस टाइम को घटा देना है। 12 में से उस टाइम को क्या करना है? माइनस कर दिया करिए, उत्तर आपके सामने होगा। तो आप बताइए यहाँ कैसे घटेगा? ये छोटा है तो इसे एक कैरी लेंगे तो 1 घंटा कैरी होगा, और ये मिनट है तो घंटा को मिनट में तब्दील करिए, ये बन गया 60। 60 में 25 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा बच्चों? 35। और यहाँ बचा क्या? यहाँ बचा 11। 11 में 4 गया कितना? 7। 7 35 है कहीं? आंसर इज ए। सही है। चलिए उसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां क्या कहता है? यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा? आइए बच्चों, 17 दिसंबर 1982 को कौन सा दिन था बताओ? शनिवार था। कौन सा दिन है? शनिवार है। और आपसे पूछा 22 दिसंबर 1984 को कौन सा? मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जैसे किसी खास डेट को कोई दिन है ना, तो अगला वर्ष में, जैसे सपोज करो किसी खास डेट यानी 5 जनवरी को रविवार है, ये वर्ष कौन सा चल रहा है? 2023। 2023 के 5 जनवरी को मान लिया जाए क्या है? रविवार है। तो 2024 में उसी डेट में एक दिन आगे बढ़ जाएगा, मतलब रविवार से क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। राइट। लेकिन यही चीज जब लीप ईयर हो तो एक दिन के बदले में क्या होता है? 2 दिन बढ़ जाता है। इस बात को हमेशा के लिए याद रखिए। राइट। सामान्य वर्ष में 1 दिन बढ़ता है, लेकिन जब लीप ईयर किसको कहते हैं? वह वर्ष जो 4 से डिवाइड हो जाए, वह वर्ष जिसमें 4 से पूरी तरह से भाग लग जाए, तो लीप ईयर में क्या होता है? 2 दिन बढ़ जाता है। तो आइए, यदि 82 को शनिवार था 17 तारीख को, तो 17 तारीख 1983 यानी 17 दिसंबर 1983 को हो जाएगा कौन सा? रविवार। एकदम आराम से लिख रहे हैं बच्चों, समझ जाओगे तो फास्ट कर लोगे बिना कुछ लिखे भी। फिर उसके बाद हमें कहाँ जाना है? हमें तो 84 में जाना है। तो 1983 के बाद अब क्या होगा? 1984। अब बताओ
84 आपको नहीं लग रहा है कि लीप ईयर है, क्योंकि 4 से भाग लग रहा है, 4 से पूरी तरह से कट रही है, लीप ईयर हुआ। यदि लीप ईयर नहीं होता तो रविवार से फिर क्या हो जाता, सोमवार होता, लेकिन लीप ईयर होने के कारण 2 दिन और बढ़ जाएगा, यानी 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा, यानी रविवार से सोमवार और सोमवार से क्या बन जाएगा, ये मंगलवार। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। राइट बच्चों, पता चल गया कि 17 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन था, मंगलवार था। और आपसे उस दिन का नहीं पूछा, आपसे 22 दिसंबर का पूछा है। थोड़ा आगे चल जाइए तो 17 उसी दिसंबर में ही रहना है। 18, 19, 20, 21 और किस डेट का, 22 तारीख का पूछ रहा है। किस डेट का पूछ रहा है, 22 तारीख का। तो बताओ ये हो जाएगा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और ये बच्चों रविवार। योर आंसर इज रविवार। बड़ा ही अच्छा दिन, छुट्टी का दिन निकला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक छायाचित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने अपने मित्र सुनील से कहा, एक छायाचित्र है। एक क्या है बच्चों, छायाचित्र है, समझ लो है ना, बहुत खूबसूरत कोई होगा छायाचित्र, राइट। और इस छायाचित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश क्या बोलता है, अपना मित्र सुनील से बोलता है कि जो छाया में जो दिख रहा है ना वह कौन है। तो कहता है मेरी माता के पिता। ओ, माता का पिता कौन होता है, नाना। माता का पिता कौन होगा रे, तुम्हारी माँ का पिताजी कौन कहलाएगा, तुम्हारा नाना कहलाएगा। तो कहा मेरी माता के पिता यानी मेरे नाना की इकलौती पुत्री। नाना की इकलौती पुत्री मतलब उसका कौन, माँ। नाना की इकलौती पुत्री, एक ठो बेटी नाना को, मतलब तुम्हारी माँ। तुम्हारे नाना की इकलौती बेटी मतलब वो तुम्हारी कौन होगी, माँ होगी। कौन है ये, यदि उस लड़के का माँ है तो कहता है चित्र की स्त्री से क्या संबंध है सुरेश का। तो सुरेश का संबंध किसका मिल रहा है, पुत्र का मिल रहा है। नहीं, क्योंकि वो तो माँ बन गई ना, माँ बना तो सुरेश कौन होगा, उसका बेटा होगा, यानी पुत्र का संबंध है। चलिए अगला, लक्ष्मण मेरे घर से पश्चिम की तरफ चला। बच्चों आपको डायरेक्शन पता है, डायरेक्शन में ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, है ना, और ये क्या होता है पश्चिम। इतना डायरेक्शन आपको मालूम होना चाहिए। आ जाओ, कहता है लक्ष्मण मेरे घर से, कहीं से घर बनाइए, कहीं भी अपनी कॉपी में घर बना लो। मेरे घर से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर मतलब इधर चला, कितना चला, 15 चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा, ये दाहिना होगा और ये नीचे बायां होगा। बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, बाएं मुड़कर कितना चला, 20 चल लिया। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा, पूर्व की ओर मुड़कर कितना चला, 25 चला। पूर्व की ओर मुड़कर 25 चला, इतना 15 है तो उससे तो आगे ही जाएगा 25। ये आप मेंटेन रखिएगा थोड़ा डिस्टेंस को, 25 उससे, ये नहीं कि यहीं 25 छोड़ देना। अरे जब यहाँ तक 15 है तो 25 तो उससे आगे जाएगा ना, यहाँ 25 आ गया, राइट। चला तथा अंत में बाईं ओर मुड़कर फिर 20 किलोमीटर चला। यहाँ से बाईं मुड़ना, बाईं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा और कितना चलना है 20। तो आप देख लो ये डिस्टेंस 20 है, मतलब यहीं पे आके वो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। ये यहाँ पे इसके सामने आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। 20 चलाइए इतना, ये दूरी और ये दूरी सेम होना चाहिए। आपसे पूछ क्या रहा लास्ट में, वो मेरे घर से कितनी दूर था। ये घर था, यहाँ पहुँच चुका है, ये वाला डिस्टेंस बताना है कितना है। ये 25, इतना सा 15, ये बचा कितना 10, यानी 10 किलोमीटर की दूरी पर है बच्चों। आंसर कितना, 10। और 10 के बाद होता है बस। तो जैसा कि मुझे भरोसा है कि आप सभी बच्चों यदि मेरे साथ जुड़े होंगे, ईमानदारी से जुड़े होंगे और इस वीडियो को देखते समय आप इधर उधर नहीं भटके होंगे, पूरे दिमाग को कंसंट्रेट करके एक सवाल पे फोकस किए होंगे, तो एक साधारण बच्चा भी मुझे विश्वास है बहुत कुछ सीख पाया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अपने ज्ञान को इन्हांस करिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। और नॉलेज बढ़ता रहेगा तो एक दिन यकीन मानिए आपके जीवन में सफलता भी आएगी। तो चलिए ऐसे ही हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, मैं समझाता रहूं, आप समझते रहें, मैं भी आगे बढ़ूं, आप भी आगे बढ़ें। इसी विश्वास के साथ हम लोग डेली इस तरह से मेहनत करते रहें बच्चों। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी आपके लिए इन सारे क्वेश्चन को लाने के लिए मुझे भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप भी यदि इस मेहनत का थोड़ा सा भी कद्र करेंगे, मुझे विश्वास है आप बहुत जल्दी अपने जीवन में सफलता पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आज का क्लास आपको अच्छा लगा, डिस्कशन अच्छा लगा, तो आप मेरी इस डिस्कशन को लाइक कर देंगे और दोस्तों तक जरूर शेयर किया करिए, है ना।
मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर करेंगे, और यदि मेरे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।